नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग हैं दोस्तों। आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस सेशन पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं, करंट अफेयर्स को डील करने का काम करते हैं दोस्तों। डेली बेसिस पे जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात विमर्श करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में उसी संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास आज एक घटना है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिस पे हम सभी लोग को बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य हो गया है दोस्तों, जहाँ पे राज्य सरकार पे कर्जों का बड़ा भरमार है दोस्तों। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं बड़ी अमाउंट में इस राज्य सरकार पे कर्ज को देखने को मिला है दोस्तों। स्थिति तो ये भी आ चुकी है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो ऐसा कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश पे इस प्रकार का वित्तीय संकट आया, इतना बड़ा वित्तीय संकट आया है दोस्तों, कि कहा जा रहा है हो न सके कि हिमाचल प्रदेश पे राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ जाए, राष्ट्रपति शासन उस पर लगाया जाए, ऐसा लोगों का मांग कहा जा रहा है दोस्तों। स्थिति इतनी बुरी है दोस्तों कि इन्होंने 2 लाख कर्मचारियों को और 1.5 लाख पेंशनर को पिछले जो खाते में है दोस्तों 1 तारीख से ना सैलरी आई है दोस्तों, ना पेंशन मिला है। यानी 2 लाख कर्मचारियों, 1.5 लाख पेंशनर को ना सैलरी आया है दोस्तों, ना पेंशन दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, उनको ना सैलरी दी गई है और ना ही दोस्तों पेंशन के तौर पे उनको पैसे मिले हैं दोस्तों। ये इतना बुरी स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की हाल फिलहाल में अगर अभी देखी जाती है दोस्तों, देखी जा रही है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति है दोस्तों बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है। कहा तो जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए, वहाँ की जो अभी राज्य सरकार है उसे हो सकता है उसे भंग कर दिया जाए दोस्तों, ऐसा भी कहानी सुनने को मिल रहा है दोस्तों। अब देखिए आर्टिकल में हम डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करने का प्रयास करते हैं, क्या है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, और इससे रिलेटेड और क्या क्या आंकड़े हैं, कौन सा स्टेट की क्या हालत है, किस स्थिति में और बाकी राज्य हैं दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को ना सैलरी आई है, ना ही पेंशन आया है दोस्तों। यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में लगभग, ये अमाउंट को इम्पोर्टेंट है, अमाउंट याद रखिएगा, लगभग 94,000 करोड़, इसको आप, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 94,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है। इस वित्तीय बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं दोस्तों। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया है दोस्तों। यानी सिर्फ अगर हम कर्मचारी और पेंशनर्स की बात करें तो ये दोनों को लेकर राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। चर्चा में क्यों है, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि राज्य के 2 लाख, ये देखिए ये डेटा याद रखिएगा, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर को 1 तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिली है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। राज्य में मौजूदा क्या है, आर्थिक संकट के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश दोस्तों, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, जो उल्टा प्रभाव देखने को मिला है दोस्तों। ज्ञात हो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि सभी मंत्री अगले 2 महीनों तक वेतन नहीं लेंगे और लेंगे क्योंकि राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है दोस्तों, ऐसा कहा गया था। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इस पे भी हम एक नज़र डालते हैं, इस पर बात करने का प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश पे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पे वर्तमान में 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। 94,000 रुपये कर्ज का है, 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज है दोस्तों। इस वित्तीय बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं दोस्तों। यानी कि फिर से पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रहा है दोस्तों। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया है दोस्तों। आइए इसके आगे हम डिटेल में बात करते हैं। इस राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में सरकार को भारी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है दोस्तों। लोगों को आज भी सैलरी पेंशन ना मिलने के आसार दिख रहे हैं, लग रहा है कि हो सकता है कि आज भी उनकी सैलरी पेंशन ना मिले। बता दें कि 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे दोस्तों, यानी कांग्रेस के द्वारा कई बड़े वादे किए गए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों पर बेतहाशा खर्च भी किया जा रहा था दोस्तों।
हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 40% हिमाचल प्रदेश का जितना भी बजट होता है उसका 40% सैलरी और पेंशन में ही निकल चला जाता है। 20% होता है कर्ज और बकाया चुकाने में ही चला जाता है। यानी कि टोटल कितना होगी, 40 भी 60, यानी बचा फिर 60% में बाकी जो विकसित काम, विकास के लिए जो काम किए जाते हैं और बाकी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है दोस्तों, उस पर ध्यान दिया जाता है। क्यों बढ़ रहा है वित्तीय संकट, आइए इस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपये तक पहुंच गया दोस्तों। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अभी जितने भी लोग रह रहे हैं, वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके वहाँ रहने वाले हर एक आदमी पर अगर अभी देखा जाए दोस्तों, हर एक आदमी पर, वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, हर एक आदमी पर 1,17,000 रुपये तक का कर्ज पहुँच चुका है दोस्तों। 1 लाख, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। 1,17,000 रुपये, 1,17,000 रुपये हर एक व्यक्ति पर ये कर्ज को देखा गया है दोस्तों। यह देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कर्ज वाला एक तरीके से कह सकते हो राज्य है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में क्यों खजाना खाली हो रहा है, उस पर एक नज़र डालते हैं। इसका बजट अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अगर इसका बजट और इसका एक नज़र डालते हैं कि ये खर्चा कैसे करता है अपने पैसे को दोस्तों। मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बजट 100 रुपया है दोस्तों। इसके द्वारा 25 रुपया वेतन पे खर्च किया जाता है, 25 रुपया वेतन पे खर्च किया जाता है, 17 रुपया पेंशन पे खर्च किया जाता है, 11 रुपया ब्याज पे खर्च किया जाता है और 9 रुपया कर्ज के इंटरेस्ट को चुकाने पे खर्च होता है और बाकी 10 रुपये एक तरीके से देखा जाए तो अनुदान दिया जाता है, इसको मिलता है दोस्तों। यानी कि विकास मुफ्त के अगर इसको टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आता है, 79 टोटल बचता है दोस्तों। यानी विकास मुक्त के वादे करने के बचे सिर्फ 28 रुपये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार पे होती है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी संकट की तरह है, बहुत नाजुक स्थिति है दोस्तों। क्या है कर्ज बढ़ने की बड़ी वजह, क्या है दोस्तों, इस पे खर्च, आइए इस पे एक नज़र डालने का हम प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 30,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज बढ़ा है दोस्तों। 2022 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले तक राज्य पर 68,896 करोड़ रुपए का कर्ज था दोस्तों, लेकिन मार्च 2025 तक कर्ज लगभग 95,000 करोड़ बढ़ गया। यानी कि पिछले 5 सालों में दोस्तों, 5 सालों में सिर्फ 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों, 30,000 करोड़ की। मार्च 2021 में अगर हम हिमाचल प्रदेश का कर्ज की बात करें दोस्तों, तो कितना था दोस्तों, 62,218 करोड़ रुपये था दोस्तों। मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो 68,896 करोड़ था दोस्तों। और मार्च 2023 की बात करें दोस्तों तो इसमें था 73,541 करोड़ था दोस्तों। मार्च 2024 की बात करें तो 86,639 करोड़ था दोस्तों। और मार्च 2025 की बात करें तो 94,952 करोड़ रुपये, जो 5 साल में लगभग 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों, जो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि शर्मनाक चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी घटना है ये, एक हादसा की तरह देख सकते हैं, एक त्रासदी है दोस्तों। इतना कर्ज में जुड़ा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत एक तरीके से एक नेगेटिव चीज़ है दोस्तों। सालाना बजट अगर देखा जाए तो एक नज़र डालते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास सालाना जो बजट उसको दिया जाता है दोस्तों 58,444 करोड़ रुपए का बजट हर साल दिया जाता है केंद्र सरकार के थ्रू। उसके द्वारा सिर्फ वेतन, पेंशन और कर्ज चुकाने पर खर्च हो जाते हैं दोस्तों 42,079 करोड़ रुपये। 42,079 करोड़ रुपया सिर्फ वेतन, पेंशन, कर्ज चुकाने पर खर्च हो जाते हैं। पेंशन पर अकेला 20,000 करोड़ का खर्च होता है दोस्तों, सिर्फ पेंशन पर 20,000 करोड़ का खर्च होता है। 28,000 कर्मचारियों का बकाया अभी भी 1,000 करोड़ रुपये उसको देना बाकी है दोस्तों। हो ना सके लोग पेंशन को बंद करना कर दिया जाए दोस्तों, ऐसा भी कहा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का एक वर्ष का बजट अगर की बात करें, आपने अभी भी नज़र डालने का काम किया कि 58,000 कितना है दोस्तों, 58,444 करोड़ है। इसमें केवल वेतन, पेंशन और कर चुकाने में 42,079 करोड़ इसके चले जाते हैं, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपये सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को खर्च में जा रहा है दोस्तों। यानी हो सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाए। 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेचुटी दूसरी पद का 1,000 रुपये करोड़ अभी सरकार को देना बाकी है कि उनके द्वारा भी दिया भी नहीं गया, अभी इनके द्वारा भुगतान भी किया जाएगा दोस्तों। अब ऐसी घटना को, इसी स्थिति को देखते हुए दोस्तों कहा जा रहा है कि हो ना सके, कहा जा रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन का मांग किया जा रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगता है दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में क्या होगा कि जो यहाँ सरकार जो बनी है, सरकार भंग कर दी जाएगी, सरकार इसकी गिर जाएगी। उसके बाद सेंटर के हाथों में पूरा कंट्रोल चल जाएगा दोस्तों, और सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इस वित्तीय जो समस्या से जूझ रहा है हिमाचल प्रदेश,
उसको संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी दोस्तों। ये केंद्र सरकार के पास इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा इसे सफल एक तरीके से सॉल्व करने का काम किया जाएगा दोस्तों। अब क्यों किया जा रहा है राष्ट्रपति शासन की मांग? क्या होता है अगर कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होता है, और क्या तरीका क्या है दोस्तों? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन का राष्ट्रपति शासन का अर्थ किसी राज्य में राज्य सरकार का निलंबन, यानी राज्य सरकार जो है उसको भंग कर दिया जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन लागू हो जाएगा दोस्तों। यानी डायरेक्ट केंद्र सरकार की उस पर एक तरीके से कंट्रोल देखने को मिलेगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। अगर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से नहीं काम कर रहा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है दोस्तों, संवैधानिक तंत्र अगर नहीं चल पा रहा है, उसमें अगर वो विफल हो गया है या फिर संविधान के कोई ऐसे नियम है जिसको उल्लंघन करने की काम कर रहा है, तो राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। वहाँ का जो विधानसभा चुनाव के द्वारा जो चुनकर जो सरकार बनी है, बहुमत में आई है, उसको सरकार को गिराया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है विधानसभा को दोस्तों। इसे राज्यपाल आपातकाल भी कह सकते हैं, राज्य आपातकाल कह सकते हैं, या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जा सकता है इसको दोस्तों। आगे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगने के आधार क्या है दोस्तों, और दिखते एक नज़र डालते हैं कि किस किस बेसिस पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या अधिकार है? राष्ट्रपति शासन लागू होने के, आप इसे कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने के मुख्य रूप से दो आधार होते हैं दोस्तों, यानी कि दो बेसिस पे लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 है एक, और दूसरा है अनुच्छेद 365। ये दो तरीके होते हैं दोस्तों जिसके बेसिस पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब इसको दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल पा रही है, यानी एक तरीके से असंवैधानिक हो रहा है, यानी कि उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तब दूसरा स्थिति होता है राष्ट्रपति ऐसा निर्णय राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बगैर भी ले सकती है। यानी कि जब असंवैधानिक हो जाता है कोई राज्य, यानी संवैधानिक तरीके से अगर चल नहीं पाता है दोस्तों, कोई घटना घट जाती है, यानी किसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, तो उस केस में राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का परमिशन लेकर उसको राष्ट्रपति शासन उस पर लगा सकता है, या फिर राज्यपाल का परमिशन के बगैर वो चाहे दोस्तों तो राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार द्वारा वहाँ लगाया जा सकता है दोस्तों। ये स्थिति बनती है। दूसरा क्या कहता है कि अनुच्छेद 365 क्या कहता है, इसके तहत भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार अगर विफल हो जाती है दोस्तों, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है, जो भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, अगर उसे राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं किया जाता है दोस्तों, तो उस केस में भी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों। इसका क्या तरीके होते हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले या विधानसभा अपना मुख्यमंत्री ना चुन पाए, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। अनुमोदन और अवधि क्या है? अप्रूवल, राष्ट्रपति शासन का अप्रूवल कैसे किया जाता है और कितने दिनों तक मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कहीं भी लगाया जा सकता है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति शासन का अप्रूवल किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनों दिनों तक हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदित दिया जाना अनिवार्य है, यानी कि दोनों सदनों द्वारा एक तरीके से कह सकते हो समान बहुमत से इसको अप्रूव करता है, यानी कि एक तरीके से विधानसभा से दोस्तों परमिशन लेना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से अप्रूव किया जाना बहुत जरूरी है। समान यानी कि दोनों एक तरीके से परमिट देने का काम करता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन को आमतौर पर 6 महीने के लिए लगाया जाता है, यानी 6 महीने के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी राज्य में स्थिति सामान्य नहीं हुई, कहा जाता है दोस्तों कि यदि राज्य में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इसे अधिकतम 3 साल तक, जो कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मैं एक बार में अगर बात करें दोस्तों, एक बार में ही लगभग एक बार में 6 महीने तक मैक्सिमम जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक लगभग जा सकता है दोस्तों। उसके बाद अगर इसकी स्थिति बनती है, 6 महीने के बाद भी अगर इसकी स्थिति बनती है दोस्तों, तो फिर हर 6 महीने के बाद एक बार
संसद से परमिशन लिया जाएगा दोस्तों। प्रत्येक 6 महीने पर परमिशन लिया जाएगा और प्रत्येक फिर 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया जाने का प्रयास किया जाएगा और ये क्रम लगभग 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता है। 3 साल से ज़्यादा ये प्रक्रिया नहीं चलेगी दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बारे में हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्या कहा गया है? एक संशोधन हुआ इस स्थिति में, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार 1 वर्ष के पश्चात यानी 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां पूरी हो, यानी कि सरकार में 2 परिस्थितियां पूरी हो, यानी कि आपको 2 कंडीशन पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद 1 साल के बाद ये आर्टिकल 44वां जो संशोधन हुआ है, उसको अमेंड हुआ, उसके तहत कहा जाता है कि अगर एक साल तक राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर 1 साल के बाद भी अगर केंद्र सरकार कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो कि उसके बाद अगर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो उसको कम से कम 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, 2 स्थिति होनी चाहिए दोस्तों। पहला क्या है? पहला पर नज़र डालते हैं। पहला पर क्या जा रहा है? यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में, यानी कोई राज्य के किसी भाग में, ये पूरे देश में अथवा पूरे राज्य में या फिर देश के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। कोई भी राज्य में अगर राष्ट्रीय आपात आ गया है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल की तरह राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों कि उससे बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग या प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में राष्ट्रपति शासन उसको लगाया जा सकता है, यानी 6 महीने के लिए चीज़ें बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अन्य राज्य की स्थिति क्या क्या है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे दोस्तों। सबसे अधिक कर्जदार राज्य कौन है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे अधिक कौन से ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिस पे कर्जा सबसे ज़्यादा है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। आरबीआई का कहना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज 2026 से 2027 तक ग्रॉस सकल जीएसडीपी यानी कह सकते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी एक तरीके से, यानी स्टेट का जो जीडीपी होता है दोस्तों, उनका 30% से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो 26-27 तक जाते जाते उस राज्य का जो जीडीपी होता है उसका 30% से भी ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। इसमें पंजाब की हालत सबसे ख़राब है दोस्तों, यानी पंजाब सबसे बुरी स्थिति में होगा। पंजाब सरकार पर जीएसडीपी का 45% से ज़्यादा कर्ज हो सकता है दोस्तों, यानी कि पंजाब सरकार का जो जीडीपी है उससे 45% ज़्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें, वहीं राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल का कर्ज की बात करें तो जीएसडीपी का 35% तक होने की संभावना है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा कर्जदार होगा पंजाब, यानी पंजाब की स्थिति सबसे बुरी है। अभी हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए, पूरे अगर देश में बात किया जाए तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसका हालत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ख़राब हो चुका है दोस्तों। क्या कहा जा रहा है? आरबीआई के अनुमान के अनुसार 2026-27 में पंजाब अपना जीडीपी का 45% से ज़्यादा कर्जदार होगा दोस्तों। आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं कि हर एक स्टेट का कितना कितना अपना जीडीपी का है। पंजाब 47% तक जा सकता है, राजस्थान 39% तक, केरल 38%, पश्चिम बंगाल 37%, आंध्र प्रदेश 34%, उत्तराखंड 32%, बिहार 31%, हरियाणा 30%, तमिलनाडु 30% है दोस्तों। ये हमारी स्थिति है कुछ राज्यों का। झारखंड 30 के रूप में आता है दोस्तों, यानी उसके जीडीपी के इतने कर्ज हो सकते हैं दोस्तों, जो बहुत बुरी चीज़ है, ये सब होनी नहीं चाहिए। ये स्थिति दिखाता है दोस्तों कि सरकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहाँ की जो सरकार यानी कि राज्य सरकार जो है दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा सही से चलाया नहीं जा पा रहा, सही से वो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, इसलिए ऐसा स्थिति देखने को मिलता है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने अपने मंत्रियों से वेतन न लेने का अनुरोध किया है? तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों। हमने डिटेल में इसे समझाने का प्रयास किया, आप लिए के बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए हमने इसमें बात भी करने का प्रयास किया। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करने का काम करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी लोगों को। तब तक जुड़ने के लिए हमारे सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।